प्यारे बच्चों, आपका दिन शुभ हो। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में देखे थे, भारत और समकालीन विश्व। भारत और समकालीन विश्व में हम लोग पाठ 2 पे थे। पाठ 2 का भी हमने एक वीडियो बना दिया था। अब उसी पाठ 2 का पार्ट 2 आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा था कि राष्ट्रवाद के लिए विश्व के अनेक देशों में एक प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। उसी के सेंस में हम लोग भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत में राष्ट्रवाद के विषय में हम लोग कुछ टॉपिकों पर चर्चा कर चुके थे, जो सत्याग्रह के रूप में विचार कर चुके थे, रोलक एक्ट के रूप में विचार कर चुके थे। इन दोनों घटनाओं के बाद महात्मा गांधी जी ने एक निर्णय निकाला। वह निर्णय ये था असहयोग आंदोलन। कल हम लोग इस पर चर्चा भी की थे। माने नहीं, सहयोग, किसी काम में सहयोग न करना। प्रायः हम सभी लोग अपने जीवन में, घरों पर या परिवार में किन्हीं मतभेद होने पर यह आंदोलन किए हुए हैं कि किसी काम में सहयोग नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे। प्रायः आप लोग करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि यह असहयोग गांधी जी ने कैसे राष्ट्रव्यापी बनाया और इसका परिणाम क्या हुआ। शहरी क्षेत्रों में इसका किस तरह से असर देखने को मिला और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से मिला। बच्चों, जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, असहयोग ही क्यों। इसमें यह है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है। कहने का मतलब भारत में जो ब्रिटिश शासन हुआ है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है। तो गांधी जी के मन में विचार आया कि जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों ने सहयोग किया तो स्थापित हुए, असहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इनको वापस जाना पड़ेगा। इसी सोच से स्वराज की स्थापना का स्वप्न गांधी जी अपने मन में देखने लगे और इस सोच के साथ वह आम जनता को भी जोड़ने का प्रयास करने लगे। अब हम यह विचार करेंगे कि असहयोग आंदोलन कैसे बन सकता था। गांधी जी का यह सुझाव था कि वह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरी, सेना, पुलिस, अदालतें, विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। कहने का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के लोग इन सभी चीजों पर उनका एकाधिपत्य था। अपने ढंग से वो कानून बनाते थे, इन चीजों का संचालन करते थे, इनका शोषण भी करते थे। फलस्वरूप आम जनता भी त्रस्त थी और वह एक ऐसे रास्ते या ऐसी उम्मीद लगा रही थी कि कोई ऐसा विकल्प निकले जिससे हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकें या उनके अंदर जो आक्रोश है वह व्यक्त कर सकें। फलस्वरूप गांधी जी के मन में विचार आया कि यदि सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो उसके लिए हम लोग सभी ने अवज्ञा अभियान शुरू कर देंगे, जैसा कि हम लोग पिछले दिनों चर्चा कर चुके हैं उस पर। और न हुआ घटना 1920 में गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने हेतु देश भर में यात्रा करने लगे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव से संशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में इसमें काफी अंतर्द्वंद चलता रहा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दिसंबर 1920 में, ये महत्वपूर्ण कंपटीशन के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी।
मतलब कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ, असहयोग आंदोलन के लिए वहां से स्वीकृति मिल गई। अब यह आंदोलन किस प्रकार बढ़ा, इसमें किन किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूह ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा, यह एक बहुत ही रोचक विषय है। सब लोग असहयोग या इन आंदोलनों का अर्थ अपने अपने ढंग से निकाल रहे थे। कुछ लोग विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था। देखिए एक बड़ा सा एक चित्र देखिए, विदेशी कपड़े बहिष्कार। तो इन लोगों का यह मानना था कि जब हमने ये स्थापित किया है और विदेशी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उत्पादित जब सामानों को हम नहीं लेंगे तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, और कंपनियां बंद होगी तो आर्थिक नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा तो अपने घर को चले जाएंगे। इसी सोच से थोड़ा सा हम आंदोलन की अलग अलग धाराओं पर विचार करते हैं। एक आर्थिक पक्ष हो गया, फिर सामाजिक पक्ष से भी था, राजनीतिक पक्ष से भी था, सबका अलग अलग दृष्टिकोण था। कहने का मतलब ये था कि चीजें एक साम्राज्य से लड़ने की थी, लेकिन चश्मे अलग अलग थे। इनमें मध्य वर्ग कैसा सोचता था, उच्च वर्ग कैसा सोचता था, और आर्थिक रूप से निम्न वर्ग कैसा सोचता था, इन सभी समूहों से को एक उम्मीद जगी। फलस्वरूप जो भारतीय जनमानस इसके प्रति आकृष्ट नहीं होता था, वह प्रेरित हुआ और इस आंदोलन में सहभागी होना शुरू कर दिया। हुआ ये कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 से शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षा थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सब लोग अपने दृष्टिकोण से सोचते थे कि हमारा क्या लाभ हो जाएगा जब मैं आंदोलन में भाग लूंगा। अब हम इस आंदोलन को अध्ययन के दृष्टिकोण से दो पार्ट में बात करते हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा मान्यता है कि शहरी क्षेत्रों के लोगों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और पढ़े लिखे लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में। कुछ इसी तरह इस आंदोलन में भी देखने के लिए मिलता है। शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू होता है आंदोलन। हजारों विद्यार्थी स्कूल छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषदीय चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिन पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें अधिकार मिल सकता है जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते थे। इसलिए इस पार्टी ने चुनावी बहिष्कार नहीं किया। यह था हमारा सामाजिक दृष्टिकोण। आर्थिक मोर्चे पर देखें आप तो असहयोग का असर ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर के 57 करोड़ हो गई। जाहिर सी बात है, उनकी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंचा होगा। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार से पैसा लाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार और आंदोलन फैला तो आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहने जाने लगे। कहने का तो स्वदेशी आंदोलन की भावना विकसित हुई। लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया और स्वदेशी चीजों को अपनाना शुरू किया, जो जिससे हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन कुछ यह आंदोलन बहुत दिनों तक अस्थायी नहीं रह पाया, शहरों में ढीला पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्रायः महंगा होता था और गरीब उन्हें खरीद नहीं पाता था। ये मिले के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे, ये इनकी मजबूरियां थी। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संसाधनों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं।
लेकिन वैकल्पिक संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी, शिक्षक सरकारी स्कूल में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने पड़ने लगे। कहने का मतलब क्या है, इस असहयोग आंदोलन की जो गति थी वो अब धीमी पड़ने लगी। आइए अब चलते हैं, आपको लेके चलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों। ग्रामीण क्षेत्रों में जब यह आंदोलन देहात तक फैला तो वहां पर किसानों, आदिवासियों के बीच संघर्ष आंदोलन में समा गए। हुआ ये कि अवध में बाबा रामचंद्र जी किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिरमिट मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूलते थे। किसानों को बेकार करनी पड़ती थी। पट्टेदारी के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। जमींदार जब भी चाहते थे उनको बदल देते थे और जमीन अपने हाथ में ले लेते थे। ऐसी स्थिति में उस पर किसानों का आधिपत्य स्थापित हो, इनका नेतृत्व बाबा रामचंद्र जी ने किया था। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे जगहों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू भी अवध के गांव का दौरा किए, गांव वालों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को समझा, सुना और अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा कुछ किसान अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध में एक किसान सभा का गठन किया। ये ध्यान रखिएगा, अवध किसान सभा का गठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके में गांव में संगठन की संख्या 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। यह स्वरूप ऐसा आ गया कि किसानों में हिंसात्मक प्रवृत्तियां आ गई जो कांग्रेस को पसंद नहीं थी। हुआ एक घटना कि 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिए गए। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरना पड़ेगा। ऐसे में किसान भड़क गए और कहीं कहीं जमींदारों के खिलाफ होने लगे। उन लोगों ने यह भी समझाया कि जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। जब महात्मा का लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासियों को चलिए देखते हैं क्या इनकी स्थिति। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का विचार कुछ अलग ढंग से निकाला। शुरुआत में आंध्र के गुमेट पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। एक वन क्षेत्र की तरह यहां भी अंग्रेजों ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों को के दाखिलों पर पाबंदी लगा दी। वहां पर मवेशियों को चरने पर पाबंदी लगा दिया। वहां से लकड़ी और फल मिलने पर भी पाबंदी लगा दिया। फलस्वरूप वहां के जो वन प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग रहते थे, जिनकी जीविका उन्हीं वनों से थी, उनके रोटी पर असर पड़ा और उनको यह लगा कि उनके परंपरागत अधिकार छीनने जा रहे हैं। इसी में सरकार ने एक गलती और किया कि सड़क के निर्माण में उनसे बेगार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने बगावत कर दी। उसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। वे सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोली भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों का विश्वास था।
कि वह ईश्वर के अवतार है। राजीव गांधी की महानता का गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं, केवल बल प्रयोग से ही जीत सकता है, अपनी आजादी पा सकता है। बुमेट विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों के मारने की कोशिश की, स्वराज प्राप्त के लिए गुरिल्ला युद्ध चलते रहे और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके थे। आइए अब देखते हैं बागानों में स्वराज का क्या असर था। महात्मा गांधी के विचार और स्वराज की धारणा से के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागान मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि उन चार दीवारों में जब चाहे आ जा सकते हैं, जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। करने का मतलब ये लोग बदुआ मजदूर थे और इनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वो अपने गांव में के संपर्क में पाएंगे। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत के बागान के बाहर जाने की छूट नहीं थी और यह इजाजत बिल्डे ही कभी मिल पाती थी। जब उन्होंने असहयोग के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे, बागान छोड़ दिए और अपने घरों को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया, इसलिए अब तो हर एक को गांव की जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों पर हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रहे और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टियों में कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज का शब्द अपने हिसाब से अर्थ निकाला। उसके लिए ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया, स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे अखिल भारतीय आंदोलन से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस आंदोलन से जोड़ते कर देखते थे, तो वास्तव में वे एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते जो उन्हें इलाके तक सीमित नहीं था।